हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम मंत्रा। दोस्तों, हमने बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री की बुक को पढ़ना शुरू किया है, समझना शुरू किया है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमारा अतीत। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जहां हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में, वहीं से शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ये चैप्टर हमारा अतीत एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी कि समरी है। इसमें आप जानेंगे कि कैसे इस बुक को पढ़ना है, इस बुक में क्या चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, किस चीज़ की जानकारी मिलेगी, किस चैप्टर में आपको क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में पता चलेगा। हमने पार्ट 1 में समझा था कि अतीत क्या है, अतीत को जानना क्यों ज़रूरी है, हम इतिहास को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। आगे हम समझते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, इसके आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का एक विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है। यानी कि मनुष्य जिस स्थान पर रहता है उस स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है। वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, पर्यावरण की क्या विशेषताएँ हैं, ये सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। किसी व्यक्ति का जो पर्यावरण है, पर्यावरण यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, जिनसे हम इंटरेक्ट होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चिड़िया हो, पहाड़ हो, नदी हो, हवा हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा पर्यावरण है। हम जैसे भी वातावरण या जैसे भी पर्यावरण में हम रहते हैं, उसका हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे समझते हैं। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? कभी आपने ध्यान दिया है कि आरंभिक सभ्यताएं नदी किनारे ही क्यों विकसित हुई, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो? सबसे पहले हम समझते हैं सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता शब्द को समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए सभ्य और असभ्य किसे कहते हैं, सभ्य और असभ्य में क्या अंतर होता है, किसे सभ्य और किसे असभ्य कहेंगे। दोस्तों, वैसा व्यक्ति जिसका रहन सहन का एक रूल रेगुलेशन है, जो अपने फैमिली या बाहर एक डिफाइंड तरीके से बिहेव करता है, यानी कि उसके व्यवहार को हम बता सकते हैं कि बड़ों के साथ, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करेगा, गांव समाज में कैसे रहेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, खाना खाएगा, इन सभी चीज़ों का एक रूल रेगुलेशन है। इन रूल रेगुलेशन के साथ जो व्यक्ति रहता है, एक पर्टिकुलर वे में जो व्यवहार करता है, रहने का, बोलने का ढंग होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सभ्य व्यक्ति। आप कहीं जाते हैं, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि कितना सभ्य व्यक्ति है। वही दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसका क्या व्यवहार करेगा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? असभ्य व्यक्ति। जितने भी जानवर होते हैं उनके व्यवहार को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या करेगा, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? उनको असभ्य है। मानव में भी बहुत से लोग होते हैं जिनके व्यवहार को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम असभ्य कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां सभी सभ्य लोग रहते हैं, यानी वे लोग जो अपना रहने का तरीका विकसित कर चुके हैं, एक पर्टिकुलर वे में रहते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सभ्यता। ऐसी सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? ज़्यादातर नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था, यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते, व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। नदियों के किनारे ही सभ्यताओं के विकसित होने का कारण यही है कि उसके आसपास की ज़मीन बहुत उपजाऊ होती है, खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन, साथ में सिंचाई की भी व्यवस्था, और नदियों के रास्ते व्यापार भी होता था। ऐसी परिस्थितियाँ, मतलब कि उपजाऊ ज़मीन, पानी, व्यापार, ये सभी परिस्थितियाँ सभ्यताओं के विकास के लिए सहायक होती है। आगे समझते हैं। अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करेंगे, इन सब की तुलनात्मक और इनका क्या महत्व, उपयोगिता है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे। और इतिहास को कालक्रमों में बांटा गया है।
ऐसा इसलिए है कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है। जितने भी कालक्रम है हमारे इतिहास में उसे हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसीलिए इतिहासकारों ने हिस्ट्री को छोटे छोटे कालक्रमों में बांट दिया है, जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, जान पाएँ उसके बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस बुक में पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। आगे देखते हैं। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कंदमूल जमा करके या शिकार करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका मतलब आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य का सबसे पहला आविष्कार था। यानी कि हथियार और औजार बनाना मनुष्य के विकास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा, यह भी महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। वह अब अपना खाना पकाकर खाने लगा। यानी कि जब मनुष्य आग का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले मनुष्य कैसा खाना खाता था? कच्चा मांस, कंदमूल, यही सब खाता था। आग से खुद को ठंड से बचाने और जानवरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, और इससे जो जीवन का स्तर था वो पहले से ज़्यादा उन्नत हुआ। यानी कि मनुष्य आग का इस्तेमाल ठंड से बचाने के लिए तो करता ही था, साथ में जब वो सोते थे अपने आसपास आग जला के रख देते थे, जिससे कि जो हिंसक जानवर थे वो आग से डरते थे, और इससे क्या होता था, मनुष्य की रक्षा भी होती थी। आगे चलते हैं। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझेंगे। यानी कि मनुष्य जब संगठित होकर एक समाज के रूप में रहने लगा तो उसकी जीवन शैली कैसी थी, क्या खाता था, कैसे रहता था, एक दूसरे से कैसे व्यवहार करता था, कैसी वेशभूषा थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में भी प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचने के, मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली। ये सारे साक्ष्य इस युग में मिलते हैं। यानी कि उस समय के जो लोग थे वो दाह संस्कार करने के लिए शवों को ज़मीन में दफनाना उन्होंने शुरू किया, जिसका साक्ष्य अभी भी जब खुदाई होती है तो हमें मिलता है। ये सभी चीज़ें हम 4th चैप्टर में अच्छे से जानेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम 5वें अध्याय में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित न होने के कारण इतिहास के लिखित साक्ष्य उन्होंने नहीं छोड़े। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सभ्य जीवन तो जी रहे थे, लेकिन लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि क्या होता है? लिपि जितनी भी चीज़ें हम लिखी हुई होती हैं, जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो साइन या जो चिन्ह यूज़ किए गए हैं वो क्या है? वो लिपि है हिंदी का। जैसे कि माँ, तो ये एक साइन है, जैसे हम लिख रहे हैं ये, तो ये हिंदी भाषा का लिपि है। तो जो हिंदू घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो लाइफस्टाइल जो था वो बहुत सभ्य तो हो चुका था, लेकिन कोई लिपि विकसित नहीं हुई थी। यही कारण है कि उनके लिखित साक्ष्य नहीं हैं। आगे है पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन जब खुदाई हुआ तो बहुत सारी चीज़ें मिली जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। इन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम सभी इनकी विशेषताओं, संस्कृति इत्यादि इन सब चीज़ों के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। अब नगरों का विकास हुआ। प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता है। यानी कि इसके बाद नगरों का विकास हुआ, साथ ही ये लोग अपनी लिपि भी इन्होंने विकसित कर लिया।
इनका साक्ष्य तो मिला है, लेकिन इनके साक्ष्य में मोहरें मिली हैं, लेकिन जो इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि को अभी तक हिस्टोरियंस नहीं पढ़ पाए हैं, ना समझ पाए हैं वे लोग क्या लिखते थे, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वेदों की रचना हुई तो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसीलिए इनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग होता है। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के वैदिक सभ्यता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। यानी कि मनुष्य की जो लाइफ है, मनुष्य का जो लाइफ था, तरीका था जिंदगी जीने का, वो जटिल होता गया। मनुष्य परिपक्व सभ्य अवस्था में जा चुका था, यानी कि उसके रहने, उनके रहन सहन, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। ये सब पढ़ेंगे हम छठे अध्याय में। आगे जानते हैं। सातवां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। सातवें अध्याय में क्या पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राज्यों का जो विकास कैसे हुआ, कैसे, जैसे कि मगध साम्राज्य हो गया, कौशल साम्राज्य हो गया, अवंती, वज्जी, इन सब साम्राज्यों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे बना, क्या प्रभाव हुआ इन सब चीज़ों का, ये सारी चीज़ें हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। यानी कि इस समय जैनिज्म, बौद्धिज्म के समय में ही बिहार को भारत ने बिहार के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। यानी कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ ही वैशाली में वज्जी गणराज्य दुनिया का पहला गणराज्य था। गणराज्य का मतलब क्या होता है? एक ऐसा राज्य जिसका मुखिया जनता के द्वारा चुना गया हो, या जिस राज्य के लोग अपने शासक को खुद चुनते हैं, उस राज्य को हम गणराज्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे रिपब्लिक कहते हैं। आगे है अध्याय 9 में मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे हम अध्याय 9 में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का क्या इतिहास रहा। विशेषकर हम अशोक महान के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 9 में जानेंगे। आगे है 10वां अध्याय। 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी। इसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। 10वां अध्याय यानी कि मौर्य साम्राज्य, उसका जब कब पतन होता है, वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम 10वें अध्याय में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य क्यों टूटा, मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, इसका पतन क्यों हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम 10वें अध्याय में जानेंगे। इसके साथ ही हमें इसमें दक्षिण भारत की भी सभ्यता, उसके विकास के बारे में भी जानने को मिलेगा। आगे है 11वां अध्याय। इस अध्याय में सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जानेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। ये चैप्टर पूरे किताब का
संक्षिप्त इंट्रोडक्शन समरी है। हमने जान लिया इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे। नहीं, ये 12वें और 13वें अध्याय में आपको भारत में होने वाली राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारियाँ मिलेंगी। अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के बारे में जानेंगे। यानी कि 12वें और 13वें अध्याय में आपको भारत में होने वाली जो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति जो भी हुई भारत में, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जिसमें किताब का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन था। ये हमने सारी चीज़ें जान ली कि इस बुक में हम आगे क्या पढ़ेंगे, किस चैप्टर में क्या चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बुक को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि ये बुक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या कुछ जानने को मिलेगा। आगे है इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। उसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक और अनिवार्य है। यानी कि यदि आप इतिहास पढ़ते हैं तो ना सिर्फ आप अपना वर्तमान बल्कि अपने भविष्य को भी सुधारते हैं। इसीलिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।